सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल स्पोर्ट्स। मैं हूं सैयद रज़ी। नाज़रीन, इस वक्त बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन बारिश के बायस इस वक्त मैच रुका हुआ है और 21.3 ओवर्स में पाकिस्तान की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाए थे। अगर मैच दोबारा शुरू नहीं होता तो पाकिस्तानी टीम फातेह करार पाएगी, क्योंकि डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत इस वक्त पाकिस्तानी टीम 10 रन आगे है और अगर मैच शुरू नहीं होता तो पाकिस्तानी टीम फातेह करार पाएगी। इस वक्त ये भी इत्तलात आ रही हैं कि बारिश थम चुकी है, लेकिन बूंदाबांदी हो रही है और इस वक्त ग्राउंड स्टाफ है वो आउटफील्ड को खुश्क करने में मसरूफ है। और नाज़रीन, ये भी हम आपको बताएं कि जो बेंगलोर का चिन्नास्वामी स्टेडियम है, इसका ड्रेनेज सिस्टम खासा बेहतर है। 15 से 20 मिनट कहते हैं कि खुश्क करने में लगते हैं इसको ग्राउंड को। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, मैच कब दोबारा शुरू होता है। ये भी इत्तलात थी कि 5:10 के बाद अगर मैच शुरू होता है तो पाकिस्तानी टीम ओवर्स लूज करने लग जाएगी, जिसके बाद देखते हैं कि डीएलएस मेथड किस तरह जो है वो किरदार अदा करता है। इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त बेंगलोर में मौजूद हैं एजाज वसीम बाकरी और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नादरा मुश्ताक। एजाज, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? क्या बारिश थम चुकी है? कवर्स हटा दिए गए? देखें, अभी जो सेंट्रल विकेट का कवर है उसको अब हटाया जा रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और बाकी कवर्स जो है ना वो हटा दिए गए हैं। बारिश तकरीबन पिछले 20 मिनट से रुकी हुई है। अंपायर्स और ग्राउंड स्टाफ इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं और अब कवर्स बकायदा हटाना शुरू कर दिए हैं। जो सेंट्रल विकेट का कवर था उसको अब हटाना शुरू कर दिया गया है। ओवर कितने रिड्यूस हुए हैं और ओवर रिड्यूस जो हैं उनकी अभी थोड़ी देर में इत्तला आ जाएगी कि ओवर कितने रिड्यूस हुए हैं। बहरहाल ये है कि मैच दोबारा अब जल्द शुरू होने वाला है, क्योंकि कवर्स हटा दिए गए और तकरीबन बादल भी हट गए हैं अब तो। ठीक है एजाज, मौसम कैसा है इस वक्त? बारिश तो थम गई है, क्या बादल अभी भी मौजूद है? नहीं, बादल अब काफी हट चुके हैं, क्योंकि वो यहाँ पे बेंगलोर का वेदर ऐसा है कि बादलों का जब एक पैच गुजरता है तो वो बरस के गुजरता है, तो वो जब बरसा तो उससे मैच जो है ना रुका है और अब तमाम कवर जो है ना वो हटा दिए गए हैं और इस वक्त जो बड़े सोपर हैं वो चलाए जा रहे हैं ताकि ग्राउंड को खुश किया जाए। और यहाँ का जैसे आप बता रहे थे कि ड्रेन सिस्टम बड़ा शानदार है, तो आप यूँ समझिए कि अगले 20 मिनट के अंदर ये ग्राउंड तैयार हो जाएगा। और बारिश इस वक्त रुकी हुई है और मजीद बारिश की पेशन गोई जरूर है, लेकिन इतने कोई बड़े बादल इस वक्त आसमान पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर बारिश होगी भी सही तो 1-1.5 घंटा मजीद लग जाएगा। और ओवर रिड्यूस का आपसे थोड़ी देर बाद ऑफिशियल्स अनाउंस कर देंगे कि पाकिस्तान ने कितने ओवर जो है ना वो पाकिस्तान के कम हुए और टारगेट रिवाइज होकर कितना पाकिस्तान को मिलेगा। ठीक है एजाज, साथ ही रहिए। नादरा, पाकिस्तानी टीम ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है। जब रुका गया है मैच तो 21.3 ओवर्स में 160 रन बना लिए, सेंचुरी जड़ दी है फखर ने, क्या कहेंगी? देखिए, मैं भी क्रिटिसाइज़ कर रही थी और मैंने यही कहा था कि फ़खर जो है इनकंसिस्टेंट हैं और उस तरह के परफॉर्मेंस उनकी हमें एक मैच में नज़र आती है तो दूसरे नहीं, क्योंकि हम पिछली उनकी 12 इनिंग्स को देखते हैं तो उसमें हमें बिल्कुल फ़खर जो हैं वो आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे थे। लेकिन अब फ़खर जब वापस आए हैं और उनको चांस मिला है, ये कहना चाहिए, तो उन्होंने वाकई उससे जस्टिफाई किया और बेहतरीन उन्होंने इस वक्त जो है पिछले मैच में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और अभी भी मतलब आप समझिए एक बैकबोन की सूरत में फ़खर हमारे सामने हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत थी कि आप हिटिंग करें, तेज़ी से आप रन्स बनाएं ताकि आप कम ओवर्स में मैक्सिमम रन्स जो हैं वो बना पाएं। तो फ़खर ने काफ़ी हद तक तो बोझ कम कर दिया है। अब देखना यह है कि अगर ये बारिश कंटिन्यूसली होती रही तो फिर 10 रन्स जो हैं वो अहेड है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान डेफिनेटली जीत जाएगा। लेकिन और अगर कवर्स हटना शुरू हो गए, बारिश थम गई है और अगर कवर्स हट जाते हैं और बारिश जो है वो थोड़ी थम जाती है और मैच शुरू हो जाता है तो फिर रिड्यूस होकर 20 ओवर्स तक जाएंगे और उसमें पाकिस्तान को जो है मज़ीद रन्स की ज़रूरत होगी। मुझे लगता है कि बाबर आजम जिस तरह से आज कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं अपनी बैटिंग के हवाले से, तो वो भी काफ़ी हद तक करेंगे। और प्लस ये कि ग्राउंड काफ़ी छोटा है, ये बात आप ना भूलिएगा कि ग्राउंड जो है वो बड़ा है, ग्राउंड काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से आपको हिटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रही है। तो पाकिस्तान के लिए गुड लक कहेंगे। लेकिन जब आप बात करेंगे बॉलिंग की तो मेरे दिल में बहुत सारी बातें जो मैं करना चाहूँगी। ठीक है, एजाज से बात कर लेते हैं। पहले एजाज, बॉलिंग की बात की जाए अगर पाकिस्तान की और खासतौर पर शाहीन शाह आफरीदी की, बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दिए। आज 10 ओवर्स में 90 रन दे दिए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। देखें, इस पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बॉलिंग हम सब के सामने है कि जो हम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग का दावा करते हैं उस मेयार की ये बॉलिंग नहीं हुई है इस पूरे वर्ल्ड कप में।
और मैंने यहाँ, क्योंकि हम प्रेस बॉक्स में बैठ के मैं ये सारा मैच देख रहा था, तो जिस साइड की फील्डिंग वो लेते हैं, साफ ज़रा फास्ट बॉलर्स हों या स्पिनर्स हों, तो वो कप्तान या विकेट कीपर को कह के अपनी मर्जी की फील्ड लेते हैं, लेकिन उस तरह उन्होंने बॉलिंग नहीं किया, जिसकी वजह से न्यूजीलैंडर्स ने स्कोर बहुत किया है। और आप देखें कि उनकी जो पहली विकेट गिरने के बाद जो पार्टनरशिप लगी, केम विलियमसन ने जिस तरीके से इनिंग्स खेली या रविंद्रा ने इनिंग्स खेली, उसमें पाकिस्तानी बॉलर्स बिल्कुल बेबस थे और दरमियान में हमें ऐसा लग रहा था जैसे अपने ओवर निकालने की कोशिश कर रहे हो। विकेट टेकिंग डिलीवरीज बहुत कम दिखी हैं। और मैं आपको एक और चीज बताऊं जो हमने आज नोट किया है कि जब 2 विकेटें एक साथ न्यूजीलैंड की गिरी हैं, तो एक विकेट इफ्तिखार को मिली, एक वसीम जूनियर को मिली। तो जब 2 नए बल्लेबाज आए, तो ये कप्तानी के अग्रेसिव टैक्टिक्स होते हैं कि आप अपने बेस्ट बॉलर्स को नए बल्लेबाजों के सामने ला खड़ा करते हैं। तो बाबर ने ऐसे ही किया, उसने विकेट टेकिंग बॉलर इफ्तिखार को भी हटा दिया और दूसरे एंड से जूनियर को भी हटा दिया। एक साइड पे उसने शाहीन शाह को लगा दिया, दूसरे एंड पे हारिस रऊफ को लगा दिया। शाहीन ने आते साथ 3 चौके खाए और हारिस ने 2 चौके खाए। तो उसके बाद फिर हसन को लाए, उन्होंने भी मार खाई है। तो ऐसा लग रहा था कि बॉलर्स जो है ना, उनका या तो एतमाद टूटा हुआ है या जिस तरह से, लेकिन ठीक है, बैटिंग कंडीशन है, फखर ने भी बैटिंग की है, हमने देखा है, उसने भी अग्रेसिव हिटिंग की है, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने ना तो मेयारी फील्ड सेट की, ना ही मेयारी बॉलिंग की, और ना ही उन्होंने उस तरह का रिस्पॉन्ड किया जिस तरीके से यहाँ पाकिस्तान को जरूरत थी। आज देखें, अगर पाकिस्तान यही 300, 320, 30 रन होते तो पाकिस्तान ये बेहतर रन रेट के साथ मैच निकाल सकता था। अब तो पाकिस्तान के लिए 400 का टारगेट है, क्योंकि मैच अब शुरू होने जा रहा है। हार्डली 5 ओवर कम होंगे या 10 ओवर कम होंगे, क्योंकि यहाँ लोकल टाइम पे 5:40 के बाद ओवर रिडक्शन स्टार्ट होनी थी, पाकिस्तान के लोकल वक्त पर 5:10 के ऊपर। तो पाकिस्तान को अब फिर वही दोबारा से जंग लड़नी है कि हमने मैच कैसे जीतना है। जी सही है, एजाज साथ ही रहिएगा। स्पोर्ट्स एनालिस्ट आपने भी ज्वाइन कर लिया। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। अली साहब, क्या समझते हैं, ओवर्स कुछ मजीद कम होंगे? 5 ओवर्स सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी कंफर्मेशन आ जाएगी। आप क्या समझते हैं, अब डकवर्थ एंड लुइस मेथड को दिमाग में रखते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने खेलना होगा? अब तक तो बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की है। बिल्कुल, आई थिंक जितना शॉर्टर मैच होता जाएगा बारिश की वजह से, उतना पाकिस्तान को एडवांटेज है, बिकॉज ऑफ 9 विकेट्स इन हैंड। और अभी भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं और बाबर भी अच्छा खेल रहे हैं। बस थोड़ा सा ये जो रिदम टूटता है बैट्समैन का, इस बारे में शुरू में फुल रहना चाहिए, क्योंकि बेंगलुरु की ग्राउंड जो है छोटी है। कई दफा हमें कुछ जो रन्स है मिस टाइम होने के बावजूद बॉल्स 6 पे चले गए। सो आई थिंक फौरन स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए, कीपिंग इन माइंड के कितने ओवर्स रह गए और कितना रन्स करने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा जो रन रेट ऊपर जाएगा जैसे ओवर्स कम होंगे। बट विद 9 विकेट्स हैंड पाकिस्तान को बिग एडवांटेज है। इस वक्त अगर मैच शुरू ही ना हो तो पाकिस्तान ऑलरेडी 10 रन्स अहेड है। और मेरा ख्याल है कि ये टेक्निकल मूव था, क्योंकि 20 ओवर्स के फौरन बाद अगर आप देखें, 20 ओवर से कुछ देर पहले बाहर से एक मैसेज आया था, क्योंकि अगर 20 ओवर्स हो जाते हैं तो इसका मतलब है मैच तो ऑन है, उसका रिजल्ट होगा। फिर बात काफी करीब आ गए हुए थे और फोरकास्ट भी रेन की थी। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा मूव था कि बाहर से जो मैसेज आया उस पे लास्ट 2-3 ओवर्स में काफी तेज रन्स करने की कोशिश की फखर ने, और कामयाब भी रहे। और बाबर ने भी थोड़ा सा इंक्रीज किया टेम्पो को। आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान इस वक्त काफी अच्छी पोजीशन में है टू विन दिस गेम। ये जरूरी है, कल भी हमने बात की थी और उससे पहले भी, कि अब जो ये मैच था एंड द नेक्स्ट गेम, पहले बहुत विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी खुली थी, लेकिन वो दूसरे सिनारियों पर ऐसे हो वैसे हो ऐसे हो। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए एक एडवांटेज ये था कि उससे अच्छे तरीके से जीते। और अब तक इस मैच में बॉलिंग तो अच्छी नहीं की पाकिस्तान ने, लेकिन बैटिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग की है। और इस लिहाज से जो नेट रन रेट है वो शायद इतना डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि 84 रन से जीतना था पाकिस्तान ने या 35 ओवर्स में खत्म करना था, तो फिर नेट रन रेट ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड के बराबर या ऊपर हो जाता। लेकिन एक एडवांटेज पाकिस्तान को अभी भी, इन केस वो ये मैच जीतते हैं, और नेट रन रेट का जो मसला है वो, क्योंकि पाकिस्तान का मैच न्यूजीलैंड के मैच के बाद है, सो उन्हें क्लियरली पता होगा कि जब वो इंग्लैंड से खेलते हैं, इफ दे विन मैच ऑब्वियसली, कि किस रेट से स्कोर करना है, इंग्लैंड को कितने पे आउट करना है,
और खुद कितने ओवर्स में खत्म करना है। आसान नहीं होगा क्योंकि इंग्लैंड पूरी प्रोफेशनल साइड, और ये इस तरह के टूर्नामेंट्स में कोई भी गिव अप नहीं करता, चाहे वो क्वालिफाई कर सकते हो या ना कर सकते हो। इट्स एन इंटरनेशनल गेम, तो टफ तो है, बट बल्लेबाजों को सिनेरियो को दिमाग में रखते हुए खेलना होगा। अलीजिया साहब साथ ही रहिएगा, हमारे साथ एजाज मौजूद होंगे और नादरा मुश्ताक स्टूडियो में मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से। कीप वॉचिंग बोल स्पोर्ट्स। बोल स्पोर्ट्स में नाज़रीन आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में कवर्स हटा दिए गए हैं और इस वक्त ग्राउंड को खुश्क किया जा रहा है। बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पर स्टेडियम में, जिसका बेहतरीन फ़ायदा उठाया जा रहा है और इस वक्त कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द ग्राउंड को खुश्क किया जाए। लेकिन हमने ओवर्स लूज़ करने शुरू कर दिए हैं, जैसा कि हमने बताया था कि 5:10 के बाद से ओवर्स कम होना शुरू हो जाएंगे। अभी वो भी सूरत हाल सामने आ जाएगी कि डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान को क्या रिवाइज टोटल मिलता है। नादरा, क्या उम्मीदें हैं, क्या तफसीलात हैं, क्या खबरें आ रही हैं कि कितने कम जो हैं वो होंगे ओवर? देखिए, मिनिमम समझें 8 ओवर्स से 10 ओवर्स तक कम हो सकते हैं। 8 ओवर्स का है कि कम हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जो कि हम खुशियां मना रहे थे कि जी हमारे नादरा अपडेट ये आ गई है कि 41 ओवर्स में 342 रन का रिवाइज हदफ मिला है। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी बल्लेबाज कैसा खेलते हैं। कंटिन्यू कीजिए। मतलब 9 ओवर्स रिड्यूस किए गए हैं, तो मतलब उसमें भी आप देखें ना, जो इनको हदफ दिया गया है वो अच्छा खासा बड़ा है, क्योंकि फ़खर ज़मान के आप ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड नहीं कर सकते हैं, ना ही तो आप बाबर के ऊपर कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान को अपनी जो हिटिंग है उसको भी फास्ट करना होगा और मैक्सिमम रन्स जो हैं वो बनाने होंगे, क्योंकि आपके पास एक काफ़ी बड़ा हदफ हो चुका है, बहुत बड़ा टारगेट सेट हो गया है। अब बारिश अगर दोबारा से बीच में आती है तो फिर क्या होगा, ये हमारे साथ आपके एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। और लीना मुइन ने भी ज्वाइन कर लिया। मैं लीना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लीना, 9 ओवर्स कम कर दिए गए हैं, 342 का हदफ दिया है, क्या कहेंगी? देखिए, पहले से जो हमें जो टारगेट है वो ना सिर्फ 400 रन बनाने, बल्कि कई दिन से ये बात हो रही कि या तो 35 ओवर में पाकिस्तान वो बना ले जो भी टारगेट हो, या फिर 85 रन से जीते। तो वो तो दोनों सूरत हाल इस वक्त बहुत मुश्किल हो रही हैं, बिकॉज देखें आप, ये जो ऑलरेडी जो ये टारगेट है 400 का, इतना डॉन्टिंग है, इतना डिफिकल्ट है, और ये डकवर्थ एंड लुइस के साथ कम करके भी 350 के अराउंड टारगेट है। तो इसलिए सुबह से मैं तो यही कह रही हूँ कि ठीक है कि आपको पता है कि बारिश आने वाली है और डकवर्थ एंड लुइस डिस्टर्ब करेगा मैच को, लेकिन आपके पास जो ओनली एक सोल्यूशन था, एक ओनली आपके पास, देयर वाज ओनली वन वे टू गो, वो रिस्क आपको लेना ही चाहिए था कि आप टॉस जीत के पहले बैट करते, खुले दिल से बैट करते, और फिर ये जो प्रेशर है, ओवर्स कट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये आप न्यूजीलैंड पे डालते। तो आपने क्वालिफिकेशन के लिए, सेमीफाइनल के क्वालिफिकेशन के लिए आपने टॉस पे गलत फैसला किया और रिस्क आपको लेना चाहिए था पहले बैट करने का। अब तो ये देखे ना, ये तो आज फखर जमान का एक्स फैक्टर प्लेयर है, जबरदस्त प्लेयर है। जिस दिन वो चल गए तो फिर बहुत ही पाकिस्तान के चांसेस हर चीज में बढ़ जाते हैं, लेकिन 400 रन अभी बहुत दूर हैं। अगर 350 भी बनाने 41 ओवर्स में बहुत दूर हैं, और फिर उसके बाद 400 रन दे दिया आपने अपोजिशन को। मतलब उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की और आपके जितने भी बॉलर्स थे वो उस तरह बॉल नहीं कर सके जिस तरह शायद एक्सपेक्ट करे थे। फिर आपने जेन्युइन स्पिनर भी नहीं खिलाया। मतलब समझ नहीं आती मुझे कुछ बातें कि सारे के सारे आप इंडियन विकेट्स पे सारे के सारे फास्ट बॉलर्स कैसे खिला सकते हैं। ये कोई हम गैबा पे तो नहीं खेल रहे या कोई पुराने जमाने की वेस्ट इंडीज की विकेट तो नहीं है। यहाँ एक स्पिनर तो आपको जेन्युइन स्पिनर तो मस्ट ही है। ये जो आपके पास है सलमान या इफ्तिखार, ये जेन्युइन स्पिनर्स नहीं है। तो थिंकिंग जो है बाबर आजम की और मैनेजमेंट की, मेरे मतलब इट्स बियॉन्ड मी। सही। अलीजिया साहब, आप भी यही समझते हैं कि गलती हो गई 4 फास्ट बॉलर्स को खिलाकर, और जिस तरह का हाल किया है कीवी बल्लेबाजों ने वो सामने? यस, आई थिंक टॉस के मामले में देखें, टॉस के मामले में आप ज्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि कुड हैव लॉस्ट द टॉस आल्सो, और पाकिस्तान वो खुद न्यूजीलैंड बैटिंग कर सकती थी। इनफैक्ट टॉस पे जो डकवर्थ को, लुइस को और बारिश को माइंड में रखते हुए टॉस जीतकर पाकिस्तान ने खिलाया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ऑर्डिनरी रही है, स्पेशली द फास्ट बॉलर्स, और उस सूरत में 4 फास्ट
बॉलर्स खिलाने का कोई तुक नहीं था। लीना ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक जेन्युइन आप स्पिनर्स खिलाते, फिर आपने इफ्तिखार डिसेंट बॉलिंग कर रहा था, आपने 2 ओवर सलमान आगा को क्यों कराए, 21 रन दिए, तो वो सडनली रिदम चेंज हो जाता है, सडनली रन एकदम बढ़ जाते हैं और बैट्समैन का कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। और दूसरा, पहले बैटिंग में एक जो एडवांटेज होता है वो होता है लाइसेंस टू हिट। सेकंड बैटिंग में आप जब चेज कर रहे होते हो तो आपको कोशिश करनी है, अभी तक पाकिस्तान बहुत कैलकुलेटेड खेल रहा है और आपको कैलकुलेटेड ही खेलना पड़ता है, क्योंकि आप विकेट साथ साथ लूज करते जाए तो टारगेट दूर से दूर होता जाता है। अभी तक जो टारगेट है, जो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड ने भी गलती की, न्यूजीलैंड ने भी जोर से ज्यादा स्पिनर खिला लिए, लाइक सोदी को भी खिला लिया, फिलिप्स ऑलरेडी बैट्समैन खेल रहे थे। मेरे ख्याल में इस छोटी ग्राउंड पे जिसपे पिच अच्छी थी बहुत, इस पे काइली जेमिसन जो सब्स्टिट्यूट थे, अगर तो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी तो उन्हें खेलना चाहिए था, क्योंकि टॉल है, बाउंस मिलता उन्हें, फिर फास्ट बॉलर। अब पाकिस्तान को 19.3 में, लाइक 2020 गेम विद 9 विकेट्स इन हैंड, सो एक थोड़ा सा एडवांटेज है। बारिश की वजह से ग्राउंड थोड़ी सी नमी उसमें होगी, चाहे वो जितना मर्जी उसको सुखा ले, लेकिन बॉल गीला हो सकता है और स्पिनर्स को काफी बड़ा डिसएडवांटेज होगा ऑन अ स्मॉलर ग्राउंड। सो दोनों ने सेलेक्ट किया, पाकिस्तान ने भी, न्यूजीलैंड, उन्हें एक एक्स्ट्रा स्पिनर फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए, ज्यादा स्पिनर्स को खिला लिया। सही है, पॉइंट आ गया आपका अली साहब। नादरा, हसन अली की जाए, इब्तिदा में उन्होंने 5 ओवर्स में तकरीबन 30-35 रन इस तरह दिए थे, लेकिन आखिर के ओवर्स में उनको तकरीबन 85 रन तक पड़ गए। ये क्या हसन अली का क्या वो फिटनेस नहीं है? ये क्या फिटनेस नहीं है? क्यों रहा है? क्या 10 ओवर्स नहीं करा सकते? वो 4 ओवर्स कराने T20 के प्लेयर हैं, क्या वजह क्या है? एग्जैक्टली, देखिए हमेशा हम एक बात जरूर कहते हैं कि आप जो है टीमों को आप डिवाइड करें, मतलब फॉर्मेट्स को अलग अलग कर दें। अगर आप T20 के अलग करें, टेस्ट के अलग करें, ODI के अलग करें, तो उसमें आपको फायदा मिल सकता है। आप जैसे हसन अली हैं, पूरे ओवर्स 10 नहीं करा पाते हैं, ये थर्ड टाइम उनके साथ हो रहा है कि उन्होंने 80+ रन दे दिए हैं, तो ये बहुत बड़ा एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर देता है। उधर से आपके शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने 90 रन दे दिए हैं। आपके हारिस रऊफ मुस्तकिल फेल हो रहे हैं, उनका फेलियर जो है वो इस हद तक है कि आपको मुस्तकिल बाउंड्रीज पड़ती हैं। तो ये तमाम चीजें तो कैप्टन की सवाबदीद के ऊपर होता है कि वो किस तरह से किसको खिला रहे हैं। लीना ने बिल्कुल सही बात की, आप एक स्पिनर तो लेकर जाते हैं, ठीक है, अबरार की बात हो रही है, नहीं खिलाया वो वैसे रिजर्व में, कोई बात नहीं, लेकिन आप जमान खान को कब यूटिलाइज करते? आप इतने सारे इंजर्ड होकर निकल रहे हैं, हसन गए थे, आप जमान खान डेथ ओवर में बड़े जबरदस्त होते हैं, आप जमान को मौका तो देते हैं। देखिए, आप जब तक आजमाएंगे नहीं अपनी बेंच स्ट्रेंथ को, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास कितना पोटेंशियल है, किस प्लेयर के अंदर है। ठीक है, हम अब तक जितनी भी देख रहे हैं प्लेयर्स को, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे बॉलर्स हो, वो 20 ओवर के बाद हाँपने लगते हैं, उनके अंदर वो स्टेमिना नहीं होता है। तो हमें उन 20 ओवर्स को कैसे बढ़ाना है कि अपनी डोमेस्टिक को स्ट्रॉन्ग करना है, जिस पे आप फोकस ही नहीं करते हैं। अब डोमेस्टिक की, सॉरी बात लंबी हो जाएगी, डोमेस्टिक की हम बात करते हैं, बहुत इमाद वसीम का नाम आ रहा था कि जो इमाद वसीम जो है उनको लाना चाहिए। इमाद वसीम ने तो अभी क्लियर कह दिया कि अगर उनको डोमेस्टिक में कॉल भी आई, डोमेस्टिक में तो सभी खेलते हैं, उन्होंने कहा मैं नहीं खेल सकता, मेरी कमिटमेंट्स हैं। जब प्लेयर की ये सोच होगी कि वो T10 लीग खेलेगा, वो T20 लीग्स खेलेगा, डोमेस्टिक को फोकस नहीं किया जाएगा, तो ये सर्जनिश करना किसका काम है? ये बोर्ड का काम है, ये NCA का काम है जो वहां पर बैठे हुए। चले, अच्छा लीना, जैसा कि बात कर रही हैं नादरा, बॉलर फास्ट बॉलर्स की हम बात कर रहे थे, हारिस रऊफ को क्या हुआ है? हमने पिछले मैच में भी बात की थी, हारिस रऊफ तेज बॉलिंग कराने के चक्कर में बहुत ज्यादा रन्स कंसीड कर देते हैं। जब बॉल, अगर आपसे विकेट नहीं ली जा रही तो बॉलर किसी हद तक जो है वो रन्स रोके और ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा विकेट की सूरत में। ये पाकिस्तानी बॉलर्स क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, एक तो इन फ्लैट विकेट्स पे इनकी वेरिएशन कोई चल नहीं रही, स्लोअर बॉल होती है, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल होती है, स्लोअर बाउंसर्स होते हैं, बहुत कुछ करते हैं बॉलर्स आजकल, जिससे कि अगर उनको उनकी जो स्टॉक डिलीवरी होती है, जैसे कि किसी की यॉर्कर है या लेंथ डिलीवरी है, अगर उस पर मार पिट रही है, जैसे कि हारिस रऊफ को पड़ रही है मार, तो फौरन अपना जो है दूसरे हरबे इस्तेमाल करने लगते हैं, स्लोअर बॉल बाउंसर ट्राई करते हैं, स्लोअर बाउंसर। तो हमारे बॉलर्स इस तरह ये वेरिएशन ट्राई नहीं करते, जिसकी वजह से जब इनको मार पड़ रही होती है वो और पड़ती जाती है और एकदम टीम प्रेशर में आ जाती है। इसमें कप्तान की भी गलती है मुस्तकिल। देखिए, क्रिकेट चेस की तरह है, कप्तान जब तक अच्छा नहीं होगा, अपने सारे पॉन्स को, अपने सारे पीसेस को सही तरह इस्तेमाल नहीं करेगा, ये सारी मुश्किलात होंगी।
अच्छा अलीज़िया साहब, हमने मैच के दरमियान डिसीजंस देखे, जैसा कि एजाज अब से कुछ देर कबल बात कर रहे थे, कहते कि 2 विकेटें हमने हासिल कर ली, रचिन रविंद्रा को आउट कर लिया, केन विलियमसन की विकेट ले ली, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि बॉलर्स बदल दिए। उस वक्त प्रेशर लाना था, वैसा नहीं किया। आप देखिए शायद एक बात तो ये है कि जो कैप्टन है इज एज गुड एज हिज टीम। बाबर नेचुरल लीडर नहीं है, लेकिन सारा इल्जाम बाबर पे नहीं डालना चाहिए। आपके बॉलर ने डिलीवर करने डिलीवर, वो ऐसा नहीं है कि वो कोई पॉन्स है कि उन्हें जो है वो जो जो कैप्टन है वो उन्हें हिलाता जाएगा, बिकॉज दे मच एक्सपीरियंस बॉलर्स। हसन की भी आपने बात की, हसन सिर्फ 4-5 ओवर अच्छे करता है न्यू बॉल से, बट देन जैसे नादरा ने भी कहा, अलीना ने भी कहा, वो ऑलरेडी मार खाता है। अब बात आ गई जो अलीना ने वेरिएशन की बात की है। बात ये है कि प्रॉब्लम ये हो रही है बॉलिंग को, खासतौर पे हारिस को, कि उसकी लेंथ बहुत इनकंसिस्टेंट है। ये जो वेरिएशंस है ना, ये एक एडेड एडवांटेज होता है बॉलर का विद समवन बॉलिंग एट 150 प्लस, लेकिन उसका सही इस्तेमाल किस पिच पे आपने स्लोअर बाउंसर करना है, किस पिच पे आपने सिर्फ स्लोअर बॉल करने हैं, किस पिच पे आपने बाउंसर नॉर्मल स्पीड वाला बाउंसर करना है, और ये बैट्समैन को भी देख के पिच को भी देख के करना पड़ता है। तो सिर्फ इसलिए कि मेरे पास वेरिएशन है मैं उसको यूज कर लूं, वो कभी कामयाब नहीं होगी। यस, आपने वेरिएशन क्यों यूज करते हैं? वहां पर टीम मैनेजमेंट मौजूद है, ये क्यों नहीं बता रही प्लेयर्स को कि क्या करना है इन कंडीशंस के अंदर? मॉर्नी मोर्कल बॉलिंग कोच हैं, बताना चाहिए बॉलर्स को कि क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए टीम मैनेजमेंट बताती तो होगी, बट प्रॉब्लम ये है कि आप लगातार जब 4 मैच हारते हैं तो आपका मोरल, आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाता है। ये तो एक विंडो ओपन की है न्यूजीलैंड ने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेन अ बैड डिसीजन। टेक्निकली मैं ये देख रहा हूं मेजॉरिटी ऑफ द कोचेस ने ना बैड डिसीजंस लिए टॉस जीतने के बाद, एज फार एज बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। साउथ अफ्रीका 2 मैचेस में स्ट्रगल किया, दोनों में सेकंड बैटिंग की उन्होंने, और न्यूजीलैंड ने उन्हें पहले बैटिंग करवा दी। पहले बैटिंग में देयर अ वेरी स्ट्रांग टीम, वो जब भी सेकंड बैटिंग करेंगे वो टेस्ट होंगे, बिकॉज दे पैनिक एट टाइम्स, खास तौर पे अगर डीकॉक जल्दी आउट हो जाता है। तो आई थिंक ये टेक्निकल गलतियां जो हैं, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं, चाहे इंग्लैंड की तरफ से हुई हैं, किसी भी टीम की तरफ से, एक्चुअली उन्होंने डेंट किया बहुत सी टीमों के होप्स। और इस लिहाज से मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए टफ रोड है अहेड। जैसे अलीना ने भी कहा कि अब वो मामला तो खत्म हो गया, नादरा ने भी कहा कि 35 ओवर्स वाला और 85 रन्स की टारगेट वाला वो तो खत्म हो गया। अब ये डिपेंड करेगा लास्ट 2 गेम्स से। लेकिन पाकिस्तान को एक एडवांटेज है, वो ये है कि पाकिस्तान का मैच आफ्टर श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच पे, इस मैच के ऑब्वियस रिजल्ट अभी आना है, तो उसमें पाकिस्तान कैन इजीली, अगर तो आज हार जाता है खुदा ना खास्ता तो इट्स ओवर फॉर पाकिस्तान, लेकिन अगर जीत जाता है तो देन फिर पाकिस्तान के हाथ में होगा, एंड दे हैव टू गो फॉर इट इररिस्पेक्टिव, वो चाहे 100 पे आउट हो जाए, बट दे हैव टू चेज अ सर्टेन टोटल, आइदर इंग्लैंड पुट्स ऑन द बोर्ड, या ये है ये पहले करते हैं और इंग्लैंड को अटैक करते हैं लाइक अ टेस्ट साइड, और उन्हें उन लिमिटेड रन्स में आउट बैटिंग की तरफ भी आएंगे क्विकली। लीना से मैं ये कमेंट लेना चाहूंगा कि मॉर्नी मोर्कल जो कि बॉलिंग कोच हैं इस वक्त पाकिस्तान के, आप समझती हैं उनका इतना एक्सपीरियंस है बॉलिंग का कि उन्हें कोच बना दिया जाए? हाँ देखिए, ये तो आपको रिस्क लेना पड़ता है। अब कहाँ से आप इतना एक्सपीरियंस बॉलर लाएंगे? आपने एक्सपीरियंस भी पहले ट्राई कर लिया, वकार यूनस भी आप ट्राई कर चुके हैं, कितने एक्सपीरियंस, बड़ा नाम है। मॉर्नी मोर्कल अपना काम करें, लेकिन देखें एक बात है कि किसी को भी आप 1-2-3 महीनों में जज नहीं कर सकते। अगर आपने किसी का काम जज करना है तो आप उसको कम से कम 1 साल देना पड़ेगा। इसलिए मैं बाबर आजम को इतना ब्लेम करती हूँ कि इस वक्त अगर आप देखें तो सारे कप्तानों में से तकरीबन सबसे सीनियर है बाबर आजम, क्योंकि 3-3.5 साल से कैप्टनसी कर रहे हैं। अच्छा अलीना, आपको यहाँ पे रोकूंगा, इस वक्त हम अपने नाज़रीन को बताएं कि इस वक्त फखर जमान और बाबर आजम फील्ड पर आ चुके हैं, न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं वो भी फील्ड पर आ चुके हैं, तो कुछ ही लम्हों बाद मैच का दोबारा आगाज हो जाएगा। कंटिन्यू कीजिए लीना। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जब आपके पास 3-3.5 साल की एक्सपीरियंस है एज अ कैप्टन, और अभी भी आप गलतियां कर रहे हैं, और आपने पिछले 3-3.5 साल में कुछ खास नहीं किया। आपके पास बड़े मौके आए कि आप अपने मुल्क को, टीम को एशिया कप जिताएं, वर्ल्ड कप जिताएं, सेमीफाइनल भी आप हार गए, फाइनल भी आप हार गए, एशिया कप आप हार गए, और अभी भी आपकी फील्ड प्लेसिंग में, आपकी अपनी बैटिंग में, किसी चीज में वो इंटेंट नजर नहीं आता, वो जीतने की एक शदीद ख्वाहिश नजर नहीं आती।
एक रिजाइन सा एटीट्यूड नजर आता है। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि बाबर आजम एग्रेसिव कोई फील्ड प्लेसिंग करें, जैसे कि अगर विकेटों की जरूरत है किसी सिचुएशन में, 2 स्लिपें ले लें या शॉर्ट कवर ले लें या शॉर्ट मिड विकेट ले लें, इस तरह का कोई प्लान नहीं नजर आता। देखिए इस वक्त जो इस टूर्नामेंट में मुझे अच्छे कप्तान नजर आ रहे हैं वो बमूमा नजर आ रहे हैं, जिस तरह इमामुल हक की, उन्हें शॉर्ट थर्ड मैन लेके विकेट हासिल की। इस तरह के जो कप्तान है ना, वो मजा आता है आपको एज अ कैप्टन देखने में। तो 3 साल के बाद तो आपको ये सारी चीजें आ जानी चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि बाबर आजम ने तो कभी किसी स्टेट की, डोमेस्टिक की भी कप्तानी नहीं की थी। आपने वैसे ही उनको फ्रैंकनस्टाइन का मॉन्स्टर बना के लोगों के लिए मुसीबत करा दी। तो ऐसे कप्तान इंसान को कप्तानी देनी चाहिए नेशनल टीम की, जिसने कहीं ना कहीं की जानिब से आगे चल के क्या फैसला किया जाता है कैप्टनसी के हवाले से और दीगर खिलाड़ियों के भी हवाले से। नादरा, अब मैच शुरू होने वाला है और इस वक्त बाबर आजम और फखर जमान मौजूद हैं। फखर ने तो एक साइड से तकरीबन 9 छक्के और 6 चौके लगाए हैं और इस वक्त 106 रन पर खेल रहे हैं। बाबर ने भी 47 रन बनाए हैं, 51 बॉलें उन्होंने फेस की हैं, 4 चौके और 1 छक्का लगाया है। इस वक्त बाबर का किरदार कितना अहम है कि फखर का साथ दें और वो भी उसी स्ट्राइक रेट के साथ खेलें? देखिए उसी स्ट्राइक रेट पे तो बिल्कुल नहीं खेल सकते, क्योंकि बाबर की एक अपनी प्लानिंग होती है, वो थोड़ा सा स्लो खेलते हैं। फखर हैं थोड़े पिंच हिटर। अच्छा, बाबर को जो प्रॉब्लम आएगी वो ये कि स्पिनर्स लगा रहे हैं और स्पिनर्स को वो फेस करने में थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं और उस तरह से बाबर नहीं खेल पाते हैं स्पिनर्स को। लेकिन अभी बोल्ट ने आगाज किया बॉलिंग का। मुझे ये लगता है कि जो स्पिनिंग जब बॉलिंग शुरू होगी स्पिन की, तो उसमें बाबर को काफ़ी मुजाहिमत का सामना करना पड़ेगा और वहीं से मैच जो है थोड़ा सा चेंज भी होगा। सही है। अलीजिया साहब, आप क्या समझते हैं, अगर बाबर खेल रहे हैं अभी लेकिन स्ट्राइक रेट डेफिनेटली फखर वाला तो नहीं है, क्या इसी तरह कंटिन्यू करें, फखर एक साइड से संभालें? देखिए एक तो अनफॉर्चुनेट बात है कि हम जरूरत से ज्यादा बाबर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि जब वो जीत रहा था तो कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा था। उस वक्त वो ग्रेट भी था। उस वक्त मैं पहले कह चुका कि इज नॉट अ नेचुरल लीडर, लेकिन ही हैजंट बीन प्रॉपर्ली ग्रूम्ड बाय द कोचिंग स्टाफ जो आया है। फिर जिक्र हुआ टोनी मॉर्कल का। अगर आप इनकंसिस्टेंसी रखते हैं, हर बॉलर का कोच का अपना एक मेथड होता है और पाकिस्तान को मेरा नहीं ख्याल है कि कोई बहुत ज्यादा जरूरत थी बॉलिंग कोच की। हाँ, स्पिन बॉलिंग कोच जरूर होना चाहिए था साथ, अगर फास्ट कोच लिया था। और आखिरी बात कि आपने जो बैटिंग कोच लिया है पटेल, उसको तो कोई जानता ही नहीं है, वो कैसे डिक्टेट करेगा एक आदमी ने। ये कोचिंग मेथड्स होते हैं। लेकिन मुझे आप देखें, डोनाल्ड को देखें, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और उसकी एक्टिविटी देखें राइट थ्रू द ग्राउंड। अफगानिस्तान ने 3 लगातार चेज किया अगेंस्ट टॉप टीम्स और उनके साथ जडेजा नोज द इंडियन कंडीशंस मोर देन एनीवन, और उसके साथ साथ ट्रॉट है, वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स बैट्समैन थे। सो आई थिंक छोटी छोटी सिलेक्शन में भी गलतियां, छोटी छोटी टीम स्टाफ की भी सिलेक्शन, मैनेजमेंट की भी सिलेक्शन। बट आई थिंक अब फाइनली जो आपका वो सवाल है उसमें देखें, बाबर को उसका साथ देना पड़ेगा। द मोर विकेट्स यू हैव इन दी हैंड, आप एंड में जाके खेल सकते हैं, क्योंकि सलमान आगा भी तेज खेलते हैं, इफ्तिखार अच्छा खेलते हैं, सऊद शकील भी एक अच्छा रेट रखते हैं स्कोरिंग का, और स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं, रिजवान है। सो आई थिंक पाकिस्तान कैन अचीव दिस टारगेट, बट एक अच्छी मेथडोलॉजी से। यू कांट गो आउट बजर्क और एकदम, चूंकि फखर मार रहा है तो बाबर भी उसी तरह शुरू हो जाए। अगर आपकी विकेट्स गिरना शुरू होती हैं तो आप ऑलरेडी जो 4 मैच हारे उसमें देखें कि आप ऑलरेडी बड़ी अच्छी पोजीशन में थे, एंड देन यू लॉस्ट द लास्ट 6-7 विकेट्स चीपली। सही। नादरा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? वो रविंदर की बात कर रहे थे तो मैं ये बताना चाह रही थी कि रविंदर जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन, उनके बैट्समैन जो हैं उनका ताल्लुक बेंगलोर से ही है और वो वहाँ के क्लब खेलने के लिए आते थे और इसी वजह से वहाँ के विकेटों से भी आशना है। उनको मालूम है कि यहाँ पर किस तरह की बिहेव करती हैं और आप देखें ना 100+ उन्होंने बनाए। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वही डोमेस्टिक पे आके ख़त्म होती हैं कि हम डोमेस्टिक अपना अच्छा करेंगे, हमें इंटरनेशनल प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमने फोकस किया हुआ सिर्फ PSL। और नादरा, यहाँ पर हम क्रिटिसाइज तो कर रहे थे बाबर को, लेकिन सराहना पड़ेगा, बाबर के 50 हो गए। अलीजिया साहब, क्या कहेंगे? 52 बॉलों पर 51 रन बनाए, एक और चौका लगा दिए, 5 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। देखिए वेल प्लेड बाबर, ऑब्वियसली एक पार्टनरशिप बिल्ड की है, बड़ी तेज पार्टनरशिप बिल्ड की है। अगर आप मैच करने की कोशिश करेंगे फखर को, कोई भी पाकिस्तानी बैट्समैन इस वक्त वो सेट है और बाकी उनके साथ, क्योंकि मैचेस आप पार्टनरशिप से ही जीतते हैं। अगर आप पार्टनरशिप्स छोटी छोटी करके साथ विकेट्स लूज करते रहे तो टारगेट दूर से दूर आ जाता है। सो आई थिंक दे शुड कैरी ऑन प्लेइंग लाइक दैट। बाबर को भी एक थोड़े से 2-4-6 बॉल लेने चाहिए, क्योंकि इन दी एंड छोटी ग्राउंड है,
स्पिनर्स 3 है और उन्होंने करने हैं। सऊदी इज आल्सो नॉट एट हिज बेस्ट क्योंकि अब स्पीड भी कम हो गई है। बिल्कुल अलीजिया साहब, अभी 2 चौके जो हैं वो इस सोडी को ही लगाए हैं। लीना, आप क्या कहेंगी? आते के साथ बाबर ने तो 2 चौके लगा दिए। हाँ बिल्कुल, देखिए 2 चौके लगाए बड़ी अच्छी बात है क्योंकि 400 चेस कर रहे हैं, इस वक्त तो 350 चेस करें तो एक एंड से काम नहीं बनेगा। क्योंकि होता ये है कि अगर एक एंड तेज खेल रहा हो और दूसरा सिर्फ सिंगल डबल ले रहा हो तो प्रेशर पड़ जाता है आपके नॉन स्ट्राइकर पे, जैसे फखर पे पड़ सकता है, और होता है उस सूरत में दे लूज देयर विकेट। तो इस एंड से भी बाबर ने ये 2 चौके लगाए, अच्छा किया। इनको 140-50 की स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा जो बाबर के कंफर्ट जोन से बाहर है। देखा यही जाता है कि बाबर अपनी 50 जरूर करते हैं, 80, 85, 90 की स्ट्राइक रेट से, लेकिन आज वो मैच नहीं है। ये डू और डाई मैच है, हाई स्कोरिंग मैच है। पाकिस्तान को इसको एक बड़े मार्जिन से जीतना है। तो आज ये बाबर तो उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तानी टीम ये मैच जीतने में कामयाब हो जाएगी। लीना मोइन, अली जिया और नादरा मुश्ताक हमारे साथ मौजूद थी। आप शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त बाबर आजम और फखर जमान बैटिंग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि 342 रन का जो रिवाइज टोटल मिला है पाकिस्तान को, पाकिस्तानी टीम वो 41 ओवर्स में हासिल कर लेगी। नाज़रीन, सैयद रजी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।